नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी मंथन के इस खास वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी की जिनका नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन उनकी पूरी कहानी शायद ही आपको पता हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीर सावरकर की। उनके बारे में अक्सर महात्मा गांधी के साथ तुलना की जाती है, लेकिन सावरकर की जिंदगी और उनके योगदान के बारे में ज़्यादातर लोगों को सिर्फ 9 या 10% ही जानकारी होती है, जबकि गांधी जी के बारे में लगभग 90% लोग सब कुछ जानते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको वीर सावरकर की पूरी कहानी, उनकी ज़िंदगी के अनछुए पहलुओं और गांधी जी के साथ उनकी तुलना करते हुए बताएंगे। ये सारी जानकारी हमारी सरकारी मंथन की रिसर्च टीम ने खोजी है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल सरकारी मंथन को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही रोचक और ऐतिहासिक जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। चलिए शुरू करते हैं। वीर सावरकर का पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक के पास भगूर गांव में हुआ था। ये वही समय था जब महात्मा गांधी का जन्म 13 साल पहले हो चुका था, यानी सावरकर गांधी जी से 13 साल छोटे थे। लेकिन उनकी जिंदगी की शुरुआत इतनी तेज और क्रांतिकारी थी कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। सिर्फ 16 साल की उम्र में जब हम और आप शायद 9वीं या 10वीं कक्षा में पढ़ रहे होते हैं, सावरकर ने अपने बड़े भाई गणेश सावरकर के साथ मिलकर नासिक में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की शुरुआत की थी, जिसका नाम था मित्र मेला। ये संगठन उन कई क्रांतिकारी समूहों में से एक था जो उस समय महाराष्ट्र में ब्रिटिश शासन को सशस्त्र विद्रोह के जरिए उखाड़ फेंकने में विश्वास रखते थे। जी हाँ, 16 साल की उम्र में ही सावरकर ने देश को आज़ाद करने का सपना देख लिया था। उसी समय गांधी जी क्या कर रहे थे? ये साल था 1899। इस समय महात्मा गांधी भारत में नहीं थे, वे दक्षिण अफ्रीका में थे। वहाँ ब्रिटिश और बोअर यानी कि डच मूल के जो अफ्रीकी लोग होते हैं, उनके बीच दूसरा बोअर युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने वहाँ इंडियन एम्बुलेंस कोर बनाया, जिसमें भारतीय लोग घायल ब्रिटिश सैनिकों की सेवा किया करते थे। ये सुनकर आप चौंक जाएंगे कि गांधी जी का मकसद था ये दिखाना कि भारतीय भी ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादार हैं और नागरिक अधिकारों के हकदार हैं। इस सेवा के बदले ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। वो वापस आते हैं सावरकर पर। साल 1904 में सावरकर ने अपने मित्र मेला को और बड़ा किया। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से 200 लोगों की एक बैठक हुई और मित्र मेला का नाम बदलकर रखा गया अभिनव भारत। दोस्तों, ये नाम इटली के क्रांतिकारी नेता ग्यूसेप माज़िनी के संगठन यंग इटली से प्रेरित था। ग्यूसेप माज़िनी को आप इटली का बाल गंगाधर तिलक मान सकते हैं, क्योंकि उनकी और तिलक की विचारधारा बहुत हद तक एक जैसी थी। माज़िनी ने न सिर्फ सावरकर को प्रभावित किया, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू तक उनके विचारों से प्रेरित थे। इस समय सावरकर पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ रहे थे और अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को भी जारी रखे हुए थे। यहीं उनकी मुलाकात हुई बाल गंगाधर तिलक से। तिलक सावरकर के विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 1906 में सावरकर को लंदन में कानून की पढ़ाई करने के लिए शिवाजी छात्रवृत्ति दिलवाने में मदद की। इसके बाद सावरकर लंदन चले गए। लंदन पहुंचकर सावरकर ने इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों में हिस्सा लिया, जिनकी शुरुआत भीकाजी कामा ने की थी। वहां सावरकर ने क्रांतिकारी किताबें लिखना शुरू किया। उनकी एक किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के भारतीय विद्रोह पर आधारित थी। ये किताब इतनी प्रभावशाली थी कि ब्रिटिश सरकार इतना डर गई कि उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगवा दिए। इसी दौरान सावरकर के एक दोस्त मदन लाल ढींगरा की एंट्री होती है। सावरकर ने ढींगरा को ग्यूसेप माज़िनी और तिलक के विचारों से परिचित कराया। ढींगरा इतने प्रभावित हुए कि 1909 में उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी कर्जन वाइली की हत्या कर दी।
इस घटना ने सावरकर और गांधी जी के विचारों के बीच के अंतर को साफ कर दिया। जहां गांधी जी ने ढींगरा के इस कृत्य की निंदा की, वहीं सावरकर ने उनके साहस की तारीफ की। दोस्तों, यहीं से साफ हो गया कि सावरकर और गांधी के रास्ते पूरी तरह अलग थे, भले ही उनकी मंजिल एक हो। सावरकर की गिरफ्तारी और काला पानी की सजा के बारे में अब बात करते हैं। दोस्तों, सावरकर अब पूरी तरह से ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ साजिश रचने और देश को आज़ाद करने की योजना बनाने में जुट गए थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और भारत लाने के लिए मोरिया नाम के एक जहाज को भेजा। लेकिन सावरकर इतने आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। जब ये जहाज फ्रांस के मर्सिले बंदरगाह पर रुका तो सावरकर जहाज की खिड़की से कूदकर तैरते हुए फ्रांसीसी तट पर पहुंचे और वहां राजनीतिक शरण की मांग की। लेकिन फ्रांसीसी अधिकारी जो कि बंदरगाह पर मौजूद थे, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें वापस ब्रिटिश पुलिस को सौंप दिया। भारत पहुंचने पर सावरकर को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल ले जाया गया। 1910 में उन पर 2 बड़े मुकदमे चले। पहला आरोप था नासिक के कलेक्टर AMT जैक्सन की हत्या के लिए उकसाने का और दूसरा आरोप था ब्रिटिश सम्राट के खिलाफ साजिश रचने का। इन मुकदमों के बाद सिर्फ 28 साल की उम्र में सावरकर को 50 साल की सजा सुनाई गई और उन्हें अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल भेज दिया गया। ये वही काला पानी जेल थी जहां हालात इतने खराब होते हैं कि कोई भी कैदी हार मान जाए। आइए ज़रा तुलना करते हैं गांधी जी की सज़ा से। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, जहाँ सावरकर को पहली ही गिरफ्तारी में 50 साल की सज़ा दे दी गई, वहीं गांधी जी को उनकी ज़िंदगी में अधिकतम 2 साल की सज़ा ही हुई। ज़्यादातर समय गांधी जी को गिरफ्तारी के बाद किसी पुराने महल या घर में नज़रबंद किया जाता था। दोस्तों, इससे साफ होता है कि ब्रिटिश सरकार सावरकर और गांधी जी को अलग अलग नज़रिए से देखती थी। सावरकर को वे एक खतरनाक क्रांतिकारी मानते थे, जबकि गांधी जी को वे कम खतरा समझते थे। 1921 में सावरकर बंधुओं को अंडमान से भारत की मुख्य भूमि में स्थानांतरित कर दिया गया। विनायक सावरकर को रत्नगिरी जेल और उनके भाई गणेश सावरकर को बीजापुर जेल भेज दिया गया। रत्नागिरी जेल में रहते हुए सावरकर ने अपनी प्रसिद्ध किताब हिंदुत्व के मूल तत्व को लिखा। इस किताब में उन्होंने हिंदुओं को एक सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और राजनीतिक पहचान के रूप में परिभाषित किया। दोस्तों, उनके लिए हिंदुत्व सिर्फ एक धर्म नहीं था, बल्कि भारत की संस्कृति, विरासत और सभ्यता का प्रतीक था। उन्होंने कहा, जो भारत को अपनी जन्मभूमि और पुण्यभूमि दोनों मानता है, वही हिंदू है। सावरकर का ये भी कहना था कि कुछ हिंदू अपनी संस्कृति पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं और पश्चिमी सभ्यता के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। यह उनके लिए एक चिंता का विषय था। उन्होंने भारत के नए संविधान की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। अब बात करते हैं एक बड़े विवाद की। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई। नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा का एक सदस्य था जिसने गांधी जी को गोली मारी थी। वो एक मराठी अखबार अग्रणी हिंदू राष्ट्र का संपादक था, जिसे एक कंपनी चलाती थी और उस कंपनी में सावरकर ने 15,000 रुपए का निवेश किया था। इसी वजह से सावरकर को 5 फरवरी 1948 को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कोर्ट में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और उन्हें बरी कर दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जीवनलाल कपूर की अगुवाई में बने एक आयोग ने भी साफ कर दिया कि सावरकर का गांधी जी की हत्या से कोई लेना देना नहीं था। 26 फरवरी 1966 को सावरकर की इच्छा मृत्यु के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर महाराष्ट्र या केंद्र सरकार ने कोई आधिकारिक शोक नहीं मनाया। कोई भी मंत्री उन्हें श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचा। ये उनकी जिंदगी और मृत्यु के बाद की राजनीतिक उपेक्षा को दर्शाता है। सावरकर की याद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रख दिया गया है, क्योंकि उन्हें 1911 में काला पानी की सजा वहीं पर दी गई थी। आज सावरकर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में गहरे मतभेद हैं। कांग्रेस और वामपंथी नेता कहते हैं
कि सावरकर ने ब्रिटिशों से माफ़ी मांगकर जेल से रिहाई पाई और वे क्रांतिकारी नहीं बल्कि ब्रिटिश भक्त थे। वे उनके माफ़ीनामों का जिक्र करते हैं जो सावरकर ने 1911 से 1924 के बीच जेल से रिहाई के लिए लिखे थे। लेकिन सच्चाई ये है कि ये माफ़ीनामे नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति के तहत लिखे गए प्रार्थना पत्र थे। उस समय भगत सिंह जैसे कई क्रांतिकारियों ने भी ऐसा ही किया था। ये जेल से बाहर आकर क्रांतिकारी गतिविधियों को फिर से शुरू करने का एक तरीका होता है। गांधी जी और नेहरू ने भी जेल में रिहाई की मांग की थी, लेकिन सिर्फ सावरकर को निशाना बनाना राजनीति से प्रेरित मालूम होता है। कांग्रेस ये भी कहती है कि सावरकर गांधी जी की हत्या की साजिश में शामिल थे और वे हिंदू उग्रवादी थे, लेकिन कोर्ट और कपूर आयोग ने साफ कर दिया था कि सावरकर निर्दोष थे। फिर भी कांग्रेस उनकी छवि को आतंकवादी या ब्रिटिश एजेंट के रूप में पेश करती है ताकि उनका मुस्लिम वोट बैंक नाराज ना हो। ये एक राजनीतिक साजिश है, जबकि सच्चाई ये है कि सावरकर का योगदान और त्याग राष्ट्रवाद की प्रेरणा है। अंत में दोस्तों, वीर सावरकर की कहानी एक ऐसे क्रांतिकारी की कहानी है जिसने अपनी जिंदगी देश की आज़ादी और हिंदुत्व की विचारधारा के लिए समर्पित कर दी। उनकी जिंदगी के संघर्ष, उनके विचार और उनके बलिदान को समझना हर भारतीय के लिए ज़रूरी है। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सरकारी मंथन को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी और ऐतिहासिक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्ते।